तो स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लास 12 केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक है कॉन्सनट्रेशन सेल यानी कि सांद्रण सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप करके आपको नहीं देखना है, एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं कॉन्सनट्रेशन सेल यानी कि सांद्रण सेल। सांद्रण सेल किसे कहते हैं? देखिए, अगर सिंपल भाषा में बोले हम तो सांद्रण सेल वो होती है जिसकी ई नॉट वैल्यू 0 वोल्ट होती है ना। सांद्रण सेल वो होता है जिसका ई नॉट सेल का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 0 होता है। यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है? 0 होता है। अब ये 0 क्यों होता है? सांद्रण सेल में ऐसी स्थिति क्यों होती है? तो जरा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए, सांद्रण सेल में क्या होता है कि दो सॉल्यूशन लिए जाते हैं, 2 विलियन लिए जाते हैं, सेम तरह के विलियन लिए जाते हैं, ठीक है। और जो रॉड यूज किया जाता है यानी कि एनोड और कैथोड जो यूज किया जाता है वो भी सेम तरह के केमिकल स्पेसिस के बने होते हैं, सेम तरह के रॉड का प्रयोग किया जाता है। कैसे? तो ज़रा सा देखिए, यहाँ पर मैं इसको बना कर दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, अब ज़रा सा याद कीजिए किस तरह से हम लोग 2 सॉल्यूशन लेते थे, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करते थे? सॉल्ट ब्रिज लगाते थे। तो हमने यहाँ पर लगा दिया सॉल्ट ब्रिज दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करते हुए। और यहाँ पर इसमें क्या था कि सॉल्यूशन विलियन डाला जाता था, तो इसमें भी हमने क्या कर दिया? विलियन डाल दिया। अब देखिए, ये जो विलियन है हमारा मान के जिंक सल्फेट का है, ठीक है। और ये भी जो विलियन है हमारा ये भी किस चीज़ का है? जिंक सल्फेट का है। तो दोनों में ही जो विलियन की प्रकृति है वो क्या है? समान है। दोनों में ही एक ही तरह के क्या रखे गए हैं? सॉल्यूशन बनाए गए हैं। जिंक सल्फेट इसमें भी, जिंक सल्फेट इसमें भी। अब देखिए, इसमें एक रॉड रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। रॉड कौन सा होगा? तो इधर हमने क्या कर दिया? एनोड रख दिया, जिंक का रॉड लिया। इसको हमने क्या लिया? जिंक का रॉड, और ये एनोड है। और दूसरे तरफ भी जो हम रॉड ले रहे हैं वो भी किस चीज़ का ले रहे हैं? जिंक का ही ले रहे हैं। जिंक का ही क्या कर रहे हैं हम लोग? रॉड ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? जिंक का ही है। तो रॉड भी हमको क्या करना पड़ेगा? उसी का लेना होगा जिसका सॉल्यूशन होगा। तो ये भी जिंक का रॉड, ये भी जिंक का रॉड, तो ये कैथोड ये काम करेगा कैथोड की तरह। अब देखिए, इस दोनों को क्या कर देंगे? हम वायर से इस तरह से जोड़ देंगे और यहाँ पर हम लगा देंगे वोल्ट मीटर, और यहाँ से चेक करेंगे कि यहाँ पर क्या वैल्यू आ रहा है, किस चीज़ का? पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर अगर अभी हम इसको देखें, इस कॉन्सनट्रेशन सेल को अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल यानी कि ई नोड सेल जो है, ई नोड सेल की जो वैल्यू है वो 0 वोल्ट है। क्यों है 0 वोल्ट? जरा इस चीज़ को समझिए। हम लोग पहले से ही जानते हैं कि ई नोड सेल यानी कि मानक सेल विभव, तो मानक अवस्था पर जो सेल विभव प्राप्त होता था उसे मानक सेल विभव कहते थे। तो ई नोड सेल क्या बताता है? मानक सेल विभव का मान बताता है। तो उसके लिए क्या कंडीशन रखते थे हम लोग? उसके लिए कंडीशन हम रखते थे 1 मोलर कंसंट्रेशन। 1 मोलर कंसंट्रेशन फिक्स होता था, तापमान भी फिक्स होता था, प्रेशर भी फिक्स होता था। लेकिन यहाँ पर हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं। तो जब कॉन्सनट्रेशन बराबर है, मान के चलिए कि इसका कॉन्सनट्रेशन C1 है और इसका कॉन्सनट्रेशन C2 है, ठीक है। और कॉन्सनट्रेशन बराबर है, C1 बराबर C2 है, C1 बराबर C2 है। तो इस परिस्थिति में क्या होगा कि इसमें ना तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह करेगा ना ही करंट प्रवाह करेगा। कहने का मतलब ये सेल काम नहीं कर रहा है। और जब सेल काम ही नहीं करेगा तो क्या होगा? ई नॉट सेल का वैल्यू 0 हो जाएगा। स्टैंडर्ड सेल विभव का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दोनों तरफ आप क्या कर रहे हैं? आप दोनों तरफ 1 m वाले सॉल्यूशन को रख रहे हैं। तब कंसंट्रेशन जब बराबर हो गया तो कंसंट्रेशन पर तो निर्भर करता है सॉल्यूशन, ये करंट पास किस तरह से करेगा ये सॉल्यूशन पर भी तो निर्भर करता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर C1 बराबर अगर C2 हो जाए तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा? वो 0 वोल्ट हो जाएगा। यानी इसमें ना तो करंट पास करेगा न ही इसमें जो है इलेक्ट्रॉन पास करेगा। समझ में आ गई इतनी सी बात कि ये एक सेल था हमारे पास। अभी जो ये सेल है वो वर्क नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। काम नहीं करने का मतलब एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही विलियनों का जो कॉन्सनट्रेशन है, सांद्रण है, वो बराबर है। क्योंकि ई नोड सेल जो है, जो मानक सेल विभव है, उसके लिए हमारा जो कॉन्सनट्रेशन होता है वो 1 m के बराबर होता है। तो इसमें भी 1 m है, इसमें भी 1 m है।
तो दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रण क्या हो गया, बराबर हो गया, तो इलेक्ट्रॉन ना फ्लो करेगा ना करंट फ्लो करेगा। हम कह सकते हैं कि ये सेल काम नहीं कर रहा है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ई नॉट सेल का वैल्यू 0 वोल्ट क्यों होता है इस परिस्थिति में। लेकिन हमें क्या कराना है, हमें तो सेल को वर्क कराना है। इस कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो हमें क्या कराना है, इसको वर्क कराना है। तो वर्क कराने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको जरा सा समझते हैं। ठीक है, तो देखो, तो इसकी परिभाषा हम क्या लिख दें, तो इसकी परिभाषा हम क्या लिखें। कॉन्सेंट्रेशन सेल आपसे पूछे जाएंगे कि सांद्रण सेल आप किसे कह सकते हैं, तो हम बोलेंगे जब दो समान विलयन में, देख रहे हैं, दो समान विलयन, हम बोलेंगे जब दो समान विलयन कहने का मतलब आपको क्या समझना है यहाँ पर, कि दोनों का प्रकृति एक जैसा हो। यहाँ पर भी जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है तो यहाँ भी जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। जब दो समान विलयन में दो इलेक्ट्रोड एक जैसे, जब दो समान विलयन में दो इलेक्ट्रोड एक जैसे रासायनिक पदार्थ से बने हो, रासायनिक पदार्थ से बने हो जिसकी सांद्रता भिन्न हो। इस बात को याद रखिएगा, जिसकी सांद्रता या दाब भिन्न हो, सांद्रण सेल कहलाता है। सांद्रण सेल कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर, तो अभी हमारे पास जो सेटअप तैयार है, जिसमें हमारे पास जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन दोनों तरफ है, दोनों तरफ जिंक का ही रॉड है, एनोड और कैथोड दोनों तरफ जिंक ही है। तो इस परिस्थिति में फिलहाल अभी यहाँ पर करंट पास नहीं कर रहा है। क्यों नहीं पास कर रहा है? क्योंकि ई नॉट सेल की वैल्यू 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि दोनों ही का जो कंसंट्रेशन है वो 1 m के बराबर है। तो इस परिस्थिति में C1 बराबर C2 है। इस परिस्थिति में ना इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर रहा है ना करंट प्रवाह कर रहा है। लेकिन एक सांद्रण सेल क्या हो सकता है? एक सांद्रण सेल वो होते हैं जिसमें सेल काम करे। तो सेल काम कब करेगा? सेल काम कब करेगा? जब C1 और C2 का जो वैल्यू है वो बराबर ना हो। किसी एक का जो मान है सांद्रण का वो अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे हम निकालते हैं सांद्रण सेल के बारे में और डिस्कशन हम करते हैं, इसको डिटेल में देखते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए, हम मानकर चल रहे हैं, हमने यहाँ पर जिंक लिया, यहाँ पर भी जिंक लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेल रिएक्शन कुछ किस तरह का होगा। सेल रिएक्शन है ना, सेल अभिक्रिया किस तरह से होगी, तो जरा देखिए। देखिए ये जिंक है, ये एनोड है। ठीक है, एनोड पर क्या होगा कि जो जिंक है सॉलिड है, ये क्या करेगा, ये Zn2+ में बदल जाएगा। इसको हम एक्वस लिख रहे हैं, इसको सॉलिड लिख रहे हैं, और दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, छोड़ देगा। एनोड पर ये जिंक यही काम करेगा। और जब ये जिंक कैथोड की तरह कार्य करेगा तो क्या करेगा, तो ये जिंक जो है, जो Zn2+ जो है, ये क्या करेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके किस में बदल जाएंगे, Zn सॉलिड में बदल जाएंगे। ये Zn एक्वस है। ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब जरा सा इसको क्या करना है, जरा सा सेल रिएक्शन बना देना है, दोनों को जोड़ देना है। तो हम जानते हैं कि इधर एनोड और इधर कैथोड, तो हम इधर एनोड लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा Zn सॉलिड से, ठीक है, Zn सॉलिड से किस में बदल रहा है, Zn2+ में बदल रहा है। ये एक्वस है। अब देखिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन पर हमें ध्यान रखना है, दोनों ही आयंस के कॉन्सेंट्रेशन पर हमें ध्यान रखना है। तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बराबर नहीं रखना है हमें, क्योंकि अगर बराबर रखेंगे तो सेल काम नहीं करेगा। सेल काम नहीं करेगा तो फिर सेल काहे का है ना, तब तो सेल काहे का कहलाएगा ये। तो देखो यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है, यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज है, यहाँ पर Zn2+ ये एक्वस से किस में बदल रहा है, ये बदल रहा है Zn में, Zn सॉलिड में। यहाँ पर जो Zn की कॉन्सेंट्रेशन है इसको हम C2 मान लेते हैं, C2 मोलर मान लेते हैं, इसको C1m मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर C1 इज नॉट इक्वल टू C2, यहाँ पर C1 को हमें C2 के बराबर नहीं रखना है ना। लेकिन ई नॉट सेल की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 वोल्ट ही होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ से आप जरा सा देखिए, इस दोनों रिएक्शन को यदि आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या पता चलेगा आपको कि ये 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, ये Zn से ये Zn कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा इधर की ओर ये बचेगा आपको Zn2 प्लस एक्वस, और इधर से क्या बचेगा आपको, इधर बचेगा Zn2 प्लस एक्वस। आपके पास फाइनली यही बचा ऐड करने के बाद, एनोड और कैथोड के रिएक्शन को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास यही बचता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, देखिए इस वाले का कॉन्सेंट्रेशन यानी कैथोड वाले का, तो कैथोड वाला कहाँ है हमारा, तो ये है, तो कैथोड वाला का कंसंट्रेशन जो है हमारा क्या है, यहाँ पर नहीं, हमें यहाँ पर लिखना है Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन C2m है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा C2 हो जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे हो रहा है C2, क्योंकि ये जो Zn2 प्लस है ये हमें कहाँ से मिल रहा है, ये हमें यहाँ से मिल रहा है, कैथोड से मिल रहा है, और कैथोड वाले का हमने क्या रखा था, तो कैथोड वाले का हमने ये रखा था। ठीक है, देखिए कैथोड वाले का हमने क्या रखा था, C2 रखा था। ठीक है ना, तो ये C2 हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, C1 हो गया। ठीक है, ये C2 हो गया और ये हमारा क्या हो गया, C1 हो गया। ये Zn2 प्लस कहाँ से आ रहा है, इस साइड में देखिए Zn2 प्लस यहाँ से आ रहा है, एनोड से आ रहा है, तो यहाँ पर एनोड का इसका कंसंट्रेशन हमने कितना रखा था, तो C1 रखा था, है ना। देख लीजिए एनोड वाले का कितना रखा था, C1 रखा था, और कैथोड वाले का C2 रखा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जरा आप ये काम कर सकते हैं, आप रिएक्शन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं, यानी कि आप किसी भी सांद्रण स्थिति पर, ये स्टैंडर्ड सांद्रण स्थिति नहीं होगी, किसी भी सांद्रण स्थिति पर आप Q का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। Q क्या है, तो Q है अभिक्रिया भागफल। तो कैसे निकालते हैं, आपको पहले भी बताया गया था कि प्रोडक्ट को ऊपर रखेंगे, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को, और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को नीचे रखेंगे। तो यहाँ पर Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से आ रहा है, Zn2 प्लस, ये Zn2 प्लस कहाँ से आ रहा है, तो ये आपको आ रहा है C1। देखिए C1 वाला कहाँ से आ रहा है, ये एनोड से आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, एनोड लिख देते हैं। और Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ये वाला, तो ये वाला कहाँ से आ रहा है, C2 है ये, तो कहाँ से आ रहा है, ये कैथोड से आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, कैथोड लिख देंगे बराबर। अब देखिए Zn2 प्लस की जगह हम क्या लिख दें, डायरेक्ट Zn2 प्लस की जगह हम लिख देते हैं C2, लिख सकते हैं Zn2 प्लस एनोड, ये वाला सॉरी ये वाला ना लिए हैं हम पहले, एनोड वाला ये वाला, तो इसके जगह पे हम C1 लिख देते हैं, और नीचे में जो है इसका कंसंट्रेशन C2 लिख देते हैं। तो C1 अपॉन C2 ये यहाँ से निकल करके आया। अब इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे, आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम फॉर्मूला बनाएंगे और किस तरह से उस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे कॉन्सेंट्रेशन सेल पर के क्वेश्चन बनाने में और इस कॉन्सेप्ट को समझने में। तो आप क्या करेंगे, इसे ज़रा सा नोट कर लेंगे, तब हम आगे चलते हैं इसे लेकर। अब देखिए ज़रा यहाँ से ई सेल, ठीक है, ज़रा सा ऐसे में आप लोगों को समझ में अगर नहीं आ रहा होगा, कहीं अगर लग रहा होगा कि दिक्कत हो रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से हमने रिएक्शन क्वेश्चन निकाला। अब देखिए हम चलते हैं फॉर्मूला पर। फॉर्मूला हमारे पास क्या था कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 अपॉन NF log Q। ये फार्मूला हमारे पास होता था, ज़रा सा इस फार्मूला को आप याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है ना, 2.303, यहाँ पर RT छूट गया है, log Q। अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए हमने बताया कि ई नॉट सेल का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ई नॉट सेल का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो ई नॉट सेल का वैल्यू 0 हो गया, तो यहाँ से ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Q के जगह हम क्या रखेंगे, देखिए अभी हमने निकाला C1 अपॉन C2। समझ में आ गई बात। ये फॉर्मूला हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अब देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर आपका मन करे निकालने का, आपको ज़्यादातर 25 डिग्री सेल्सियस पर ही दिया रहता है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू माइनस, अब देखिए इसका मान क्या होता था, ज़रा सा याद कीजिए, इसका मान क्या होता था 25 डिग्री सेल्सियस पर 0.059 अपॉन, नीचे में क्या बचेगा, n बचेगा, और इधर log C1 अपॉन C2 बचेगा, log C1 अपॉन C2 बचेगा। ठीक है, अगर log का कुछ फॉर्मूला होता है उसे आप याद रखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कि हम अगर C2 को ऊपर कर देंगे, ठीक है ना, C2 को अगर ऊपर कर देंगे तो ये प्लस में आ जाएगा,
तो ये सब चीज़ आपको जानना पड़ेगा। लॉग जब आप पढ़ते हैं तो ये सब चीज़ का समझ आपको होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ई सेल बराबर, इसको हम अब चलिए इस केस में निकाल लेते हैं। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला पर निकालने का प्रयास करते हैं। तो माइनस 0.06 मान लेते हैं हम, और एन कितना है यहाँ पर, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो 2 हो रहे हैं। और लॉग C1/C2, लॉग C1/C2, ठीक है। अब C1 का कॉन्सेंट्रेशन, C2 का कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो सकता है, उसके लिए हमें अभी नहीं सोचना है, वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। चलिए, अगर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप इसको अगर प्लस करना चाहते हैं तो इसको आप प्लस भी लिख सकते हैं 0.062, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, इस लॉग के बाद इसको क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा C2/C1। ये कैसे हो रहा है, तो ये लॉग के फॉर्मूला से हो रहा है, ठीक है ना। तो आप लॉग के फॉर्मूला को ज़रा सा चेक कर लेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब देखिए ये समझ में आ गई। अब देखिए इस फॉर्मूला को यूज करके, यहाँ पर जो हमें फॉर्मूला आया है, इसको यूज करके आगे हम आपको बताते हैं कि किस तरह से जो है स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन के लिए, क्योंकि अगर सेल रिएक्शन हो रहा है और अगर हम चाहते हैं कि सेल रिएक्शन अपने आप हो, बाहर से कोई इसमें जो है एनर्जी नहीं लगाना पड़े, यानी स्पॉन्टेनियटी के लिए, है ना, स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन के लिए आपको मैंने पहले भी बताया था कि स्पॉन्टेनियस मतलब जो सेल अभिक्रिया खुद ब खुद हो, बाहर से कोई ऊर्जा न लगाना पड़े, उसके लिए हम निकाल कर देखते हैं क्या चीज़, ई सेल का मान। तो देखिए इसके लिए क्या होगा यहाँ पर कि ई स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन के लिए कि ई सेल का मान क्या होता है, 0 से अधिक होता है। हम लोग पढ़ करके आए हैं इसको पहले गिब्स ऊर्जा वाले नियम में कि स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन के लिए ई सेल का मान क्या होता है, 0 से अधिक होता है। और ये ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब C1/C2 जो है वो 1 से क्या होगा, कम होगा। जब C1/C2 जो है वो क्या होगा, 1 से कम होगा, यानी कि ऐसा तब होगा जब C1 से ज़्यादा होगा C2, C1 से ज़्यादा होगा C2, यानी C2 की कंसंट्रेशन जब अधिक होगी, C2 की कंसंट्रेशन जब अधिक होगी C1 से। एक बार यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूँ जरा, कुछ इस तरह का था, है ना। इसको हमने क्या लिया था, ये एनोड था हमारा और ये कैथोड था, ठीक है। तो यहाँ जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो C2 हमने लिया था, और इसका क्या लिया था, C1 लिया था। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन अधिक होना चाहिए, यानी कैथोड वाला रॉड जिधर है उसमें कॉन्सेंट्रेशन जो है जब अधिक होगा और इसमें कम होगा, तभी क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन स्वतः यानी अपने आप क्या करेंगे, प्रवाह करेंगे, करंट अपने आप प्रवाह करेंगे। समझ में आ गई बात। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पर क्लियरिफाई करता हूँ कि स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन के लिए हम चाहते हैं कि सेल स्पॉन्टेनियस हो, तो ई सेल का मान 0 से अधिक होना चाहिए, यानी C1/C2 जो है 1 से कम होना चाहिए, यानी C2 जो है वो C1 से अधिक होना चाहिए। तो इसको मैं इधर लिखता हूँ, इसको हटाकर, तो ज़रा सा आप इसको नोट भी करेंगे और आगे देखेंगे। तो देखिए इस पॉइंट को कि ये जो आपका है, हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं। इस तरह से अगर शो करने का प्रयास करते हैं तो ये हमारा एनोड है सपोज दैट, और ये हमारा क्या है, इधर कैथोड है, ठीक है। बीच में यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज है, और इधर से हम क्या दिखाने का प्रयास करेंगे, करंट दिखाने का प्रयास करेंगे। तो एनोड का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर C1 है और इधर क्या था, C2 था, और C1 से अधिक क्या होना चाहिए, C2 होना चाहिए। यानी कि एनोड का जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो निम्न सांद्रता होनी चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर सांद्रता जो है वो उच्च होनी चाहिए, यहाँ पर सांद्रता उच्च होनी चाहिए। तो जब कैथोड वाले सॉल्यूशन का सांद्रता अधिक होगा एनोड वाले से, तब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपने आप प्रवाह करेगा, बाहर से ऊर्जा नहीं देनी पड़ेगी, यानी स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन चलेगा। यानी जो है एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, और कैथोड से एनोड की तरफ क्या होगा कि करंट का प्रवाह होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि सेल स्पॉन्टेनियसली काम करे, खुद ब खुद काम करे, तो उसके लिए इस सेल का वैल्यू 0 से अधिक होता है, पॉजिटिव होना चाहिए। इसीलिए C1/C1 जो है वो 1 से कम होना चाहिए, अर्थात C2 जो है वो C1 से अधिक होना चाहिए। यानी अगर कॉन्सेंट्रेशन कैथोड का ज़्यादा होगा, एनोड का कम होगा, तब ये सेल रिएक्शन जो है वो काम करेगा और खुद से करेगा। समझ में आ गई बात। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो अभी तक यहाँ पर हमने जो भी चीज़ बात किया है वो हमने कॉन्सेंट्रेशन को वेरी करके बात किया है, कॉन्सेंट्रेशन पर बात किया है। अब देखिए इलेक्ट्रोड तो कुछ ऐसा भी होता है, कुछ गैस इलेक्ट्रोड भी होता है, जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड।
तो उस परिस्थिति में प्रेशर यानी दाब को भी अगर हम क्या करेंगे, कम ज़्यादा करेंगे, तो उस पर भी हमारा जो है इस सेल का वैल्यू निर्भर करेगा। सांद्रता पर तो करेगा ही, जैसे कर रहा है उस पर भी करेगा। तो चलिए ज़रा सा हम आपको उसकी ओर ले चलते हैं जब गैस इलेक्ट्रोड आपके पास होगा। तो चलिए नोट कीजिए इसको और आगे चलिए। अब देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी ये एक गैस इलेक्ट्रोड है, हम सभी जानते हैं SHE एक गैस इलेक्ट्रोड है। इस परिस्थिति में दोनों चीज़ काम करेंगे, एक प्रेशर और एक कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इस सेल का वैल्यू दोनों पर निर्भर करेगा। तो चलिए हम यहाँ पर फिगर नहीं बनाने जा रहे हैं, लेकिन आपको सेल रिएक्शन से समझाने जा रहे हैं, तो आपको आप अच्छे से समझिएगा। देखिए एक परिस्थिति ये हो सकती है जब प्रेशर जो है वो फिक्स हो, प्रेशर समान हो, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या करें, बदल दें। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले सेल रिएक्शन आप लिखना सीखिए। प्लेटिनम, आपको पहले भी बताया था कि कैथोड, ये एनोड की तरफ प्लेटिनम H2 और यहाँ से H प्लस, प्लेटिनम H2 और यहाँ से H प्लस, ठीक है ना। तो H2 गैस है, यहाँ पर H2 क्या है, गैस है। तो गैस का ही तो हमें प्रेशर बताना पड़ता है, दाब बताना पड़ता है। तो चलिए ये 1 atm है और H1 का कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए, ये एक्वस है आपका, इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए C1, इसका कॉन्सेंट्रेशन हम क्या मान लेते हैं, C1 मान लेते हैं। अब चलिए इधर सॉल्ट ब्रिज है और चलिए कैथोड का रिएक्शन लिखिए। तो कैथोड का रिएक्शन किस तरह से हो जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा इस तरह से, H प्लस ये एक्वस, H प्लस से ये H2, ठीक है, ये आपका गैस हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा आपका प्लेटिनम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हम C2 मान लेते हैं कि C1 और ये C2 है, यानी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। गैस ये भी यहाँ पर 1 atm प्रेशर में ही है और ये प्लेटिनम है। तो यहाँ से आप क्या समझ पा रहे हैं, सीधी सी बात है कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन आपको अलग दिख रही है, लेकिन प्रेशर क्या दिख रहा है, प्रेशर जो है वो समान दिख रहा है, क्योंकि हम SHE की बात कर रहे हैं, गैस इलेक्ट्रोड है ये, गैस इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। तो जब गैस इलेक्ट्रोड की बात होगी तो हमें प्रेशर के लिए भी बात करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब जरा सा सेल रिएक्शन लिखिए आप, एनोड पर सेल रिएक्शन लिखिए और कैथोड पर सेल रिएक्शन लिखिए। तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, यानी जो H2 है जो 1 atm में है, ये किस में बदल रहा है, देखिए जो H2 है वो किस में बदल रहा है, H प्लस में बदल रहा है। तो H2 जो है वो H प्लस में बदल रहा है, तो यहाँ पर ये 2H प्लस में बदल रहा है, ठीक है, ये एक्वस। और कितने इलेक्ट्रॉन ये छोड़ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, ठीक है। ये H2 गैस 2 हाइड्रोजन 2H प्लस में बदल रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो H1 है, यहाँ पर जो H प्लस है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, देखिए ये वाला H प्लस है ना, ये वाला ये क्या है, H प्लस है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, C1, क्योंकि हम लोग अभी एनोड पर बात कर रहे हैं। अब देखिए कैथोड पर जरा सा बात करते हैं। तो कैथोड पर क्या हो जाएगा कि ये जो 2H प्लस है, यानी ये जो H प्लस है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर ये 2H प्लस एक्वस, 2H प्लस एक्वस, ठीक है, 2H प्लस एक्वस, देखिए यहाँ पर, हाँ 2H प्लस, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन है आपका, इधर नहीं अभी नहीं, ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ये क्या कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो किस में बदल जाएगा, तो ये बदल जाएगा इस तरह से H2 में, H2 में बदल जाएगा। ये भी 1 atm है यहाँ पर, और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इसका C2 कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि कैथोड वाले H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, देखिए कैथोड पर जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है उसका C2 है और एनोड वाले का कॉन्सेंट्रेशन C1 है। तो ये C2 है और ये C1 है, और ये 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किस में बदल जाएगा, ये H2 में बदल जाएगा। समझ में आ गई बात। अब देखिए ज़रा सा आगे चलते हैं यहाँ से। अब क्या करते हैं हम लोग, इस दोनों को ऐड कर देते हैं, एनोड और कैथोड दोनों हाफ सेल रिएक्शन को, अर्धसेल अभिक्रिया को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, ये H2 और ये H2 कट जाएगा, बचेगा क्या, इधर बचेगा आपको 2H प्लस एक्वस से, इधर बचेगा आपको 2H प्लस एक्वस, ठीक है। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इसका कॉन्सेंट्रेशन है C2 और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C1। देखिए ये कहाँ से आया, ये वाला जो है ये कहाँ से आया, ये आपको आया है कहाँ से, देख लीजिए, ये आया कैथोड से। तो कैथोड वाले का हमने C2 लिया था और इसका C1 लिया था। समझ में आ गई बात, C2 और इसका C1। अब ज़रा सा रिएक्शन कोएफिशिएंट जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन
नीचे में भी H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए इधर जो है ये 2 है इसका कोफिशिएंट, तो यहाँ भी स्क्वायर लगेगा, इधर भी 2 है तो यहाँ भी स्क्वायर लगेगा। लेकिन ये H प्लस जो है ये कहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है एक्वस, यानी कि ये कहाँ का है, तो देखिए ये कहाँ का है, ये आपका कैथोड का है, तो ये एनोड का है, तो यहाँ पर कैथोड लिखाएगा इस टाइम, और यहाँ पर क्या लिखाएगा, एनोड लिखाएगा। ये कैथोड से आया है और ये कहाँ से आया है, सॉरी मिस्टेक हो गया, मिस्टेक क्या हो गया कि ये देखिए ये H प्लस हमने यहाँ से लिया है C1 वाला, तो C1 वाला कहाँ से आ रहा है, तो C1 वाला तो हमारा एनोड से ही आ रहा है, तो ये हमारा अभी एनोड ही होगा और ये क्या होगा, कैथोड होगा। ठीक है, तो इस दोनों का कंसंट्रेशन इस तरह से हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं H प्लस एनोड वाले का कंसंट्रेशन कितना था, C1 था, तो यहाँ पर C1, और कैथोड वाले का कंसंट्रेशन कितना था, C2 था, तो यहाँ पर C2, और यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको हम होल स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात। अब देखिए जरा सा फॉर्मूला यूज कीजिए। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए ई नोड सेल का वैल्यू 0 रखते हैं, 0 वोल्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर माइनस 2.003 RT अपॉन NF log Q। ये फॉर्मूला हमारे पास है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम यूज कर सकते हैं, या एक और फॉर्मूला है हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा हमारा कि ई सेल बराबर माइनस 0.059 अपॉन N log Q। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.06, इसको हम ले लेते हैं अप्रोक्स, और N का वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं आप, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं अपॉन लॉग क्या हो जाएगा, C1 अपॉन C2 का होल स्क्वायर, C1 अपॉन C2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लॉग के बारे में ज़रा सा आप पढ़ कर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 0.06 अपॉन 2। अब ये स्क्वायर जो है वो क्या होगा, इधर आ जाएगा, है ना, आप जानते होंगे अगर, तो log AN है यहाँ पर, तो क्या होता है, N log A हो जाता है, ये एक फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रख लेंगे। तो ये स्क्वायर जो वो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 log C1 अपॉन C2। अब देखिए यहाँ पर ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ई सेल का मान जो निकल करके आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस 0.06 log C1 अपॉन C2, माइनस 0.06 log C1 अपॉन C2। ठीक है, C1 अपॉन C2, तो ये आपको यहाँ से निकल करके आ जाएगा, और C1 का कंसंट्रेशन और C2 का कंसंट्रेशन यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला को आप याद रख लीजिएगा कि इस केस में यहाँ पर आपको स्क्वायर लेना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की बात हुई, हमने क्या किया कि प्रेशर को समान रखा, कॉन्सेंट्रेशन को डिफर किया, C1 C2। अब चलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को समान रखेंगे और प्रेशर को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, तब देखते हैं कि रिजल्ट हमारा क्या आता है। तो चलिए देखते हैं, हम प्रेशर को लेकर इस बार चलते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि किस तरह से हमारा काम होगा यहाँ पर। तो फिर से हम क्या करेंगे, उसी सेल रिएक्शन को लिखेंगे, हम उसी सेल रिएक्शन को लिखेंगे। कौन सा सेल रिएक्शन, तो पहले प्लेटिनम था, फिर यहाँ पर हमारा H2 था, और फिर हमारा यहाँ पर H प्लस था, यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज था, फिर यहाँ पर हमारा H प्लस था, यहाँ H2 था, और यहाँ पर प्लेटिनम था। यहाँ पर H2 हमारा गैस है, यहाँ पर ये हमारा एक्वस है, यहाँ पर ये एक्वस है, यहाँ पर ये गैस है। तो ज़रा सा देखिए H प्लस और H प्लस का कंसंट्रेशन हम दोनों तरफ इस टाइम क्या रखेंगे, बराबर रखेंगे। H1 इसका और कंसंट्रेशन दोनों तरफ बराबर रखेंगे। बराबर रहने का मतलब क्या है कि इधर हम 1 m रख लेते हैं और इधर भी हम क्या रख लेते हैं, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन रख लेते हैं, या C1 इसको भी रख लीजिए, इसको भी C1 रख लीजिए, या ये C है तो ये भी क्या है, C है। प्रेशर को डिफर करना है, तो प्रेशर मान के चलिए ये P1 प्रेशर है तो इसका प्रेशर P2 है। समझ में आ गया बात। एक को हम लोग P1 मान लेते हैं और दूसरे को P2 मान लेते हैं। अब ज़रा सा देखिए, अगर हम चाहते हैं कि ये सेल खुद ब खुद काम करे तो ई सेल का वैल्यू 0 होना चाहिए। ई सेल का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब P1 का वैल्यू जो है वो P2 से अधिक होना चाहिए। P1 का वैल्यू जो है वो P2 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्रवाह करेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो P1 अपॉन P2। अब जरा सा देखिए यहाँ पर कि जो सेल रिएक्शन है वो सब तो हमने अभी जस्ट लिख कर दिखाया था आपको कि कैसे कैसे अंत में हमारे पास क्या बचेगा। ठीक है, तो एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, ये सारा चीज़ आपको मैंने बताया था। अब देख लेते हैं एक बार फिर से, चलिए। तो देखिए हमारा ये एनोड है,
तो एनोड पर क्या हो रहा है, तो एनोड पर जो H2 है, एनोड पर जो H2 है वो क्या हो रहा है, ठीक है। ये 1 ATM है आपका, 1 ATM नहीं, P1 लिया है मैंने, इसको मैंने क्या लिया है, P1 लिया है। ये किस में बदल रहा है, H2 किस में बदल रहा है, ये बदल रहा है 2H प्लस में। इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ रहा है। अब कैथोड को देखिए ज़रा, तो कैथोड पर क्या हो रहा है कि ये जो 2H प्लस है, 2H प्लस जो है, ये 2H प्लस एक्वस ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किस में बदल रहा है, H2 गैस में बदल रहा है। तो यहाँ ये P1 है और यहाँ पर ये क्या है, P2 है, ठीक है। कैथोड वाला जो है ये हमारा क्या है, P2 है, देख रहे हैं आप। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये भी 1m है और ये भी 1m कंसंट्रेशन है, तो क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन भी कट जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा H2 गैस, ये P1 है, से बचेगा हमारे पास इधर H2 गैस, ये हमारा क्या है, P2 है, ये हमारा P1 है और ये हमारा क्या है, P2 है। अब जरा सा रिएक्शन कोसेंट अगर हम निकालेंगे यहाँ से तो क्या निकल कर के आएगा, तो देखिए रिएक्शन कोसेंट हमारा हो जाएगा H2 का कंसंट्रेशन अपॉन नीदर भी H2 का कंसंट्रेशन। लेकिन एक अंतर होगा यहाँ पर, क्या अंतर होगा कि ये जो P2 वाला है हमारा, ये जो H2 का गैस का कंसंट्रेशन है ये P2 वाला है, तो ये कहाँ से आया है हमारे पास, ये कहाँ से आया है, तो ये हमें आया है कैथोड से, ये हमें आया है कैथोड से। और ये वाला जो हमारा है ये हमें कहाँ से आया है, तो ये हमें आया है रिएक्टेंट से, तो यहाँ पर यानी कि एनोड से, एनोड से। समझ में आ गया, H2 का कंसंट्रेशन कैथोड से और H2 का कंसंट्रेशन नीचे में क्या हो जाएगा, एनोड से हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम और यदि अगर लिखें तो ठीक तरीके से अगर लिखा जाए तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर H2 का कंसंट्रेशन अपॉन पार्शियल प्रेशर, यानी प्रेशर H2 का कंसंट्रेशन इधर भी, इधर कैथोड से और इधर किधर से, तो एनोड से। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर PH2 को हमने क्या लिया है, कैथोड वाले को हमने क्या लिया है, P2 लिया है, तो P2 अपॉन P1, P2 अपॉन P1। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी ई सेल की बात हम करें, ई सेल की बात करें तो ई नॉट सेल तो 0 होता है, यानी कि यहाँ पर -25 डिग्री सेल्सियस पर हम बात करते हैं डायरेक्ट, तो 0.06 अपॉन n log Q, ठीक है। 0.059 को अप्रोक्सीमेटली हम 0.06 ले रहे हैं, तो यहाँ से इस सेल का जो मान निकल करके आएगा -0.06, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, इंटू log Q के जगह पे हमने क्या लिखा है, P2 अपॉन P1 लिखा है, P2 अपॉन P1 लिखा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई बात। अब देखिए यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर कोई स्क्वायर तो स्क्वायर नहीं है, देख रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ई सेल इज इक्वल टू -0.03 log P2 अपॉन P1। इसी को अगर हम इस तरह से लिखें, अगर इसको हम प्लस करना चाहें तो 0.03 log P1 अपॉन P2 हमें लिखना पड़ेगा। तो ये सब कहाँ से आ रहा है, तो ये हमें लॉग के फॉर्मूला से आ रहा है ना, कि कब माइनस और कब प्लस में इस तरह से होता है, इसको आप याद रख लेंगे। दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। समझ में आ गया यहाँ पर। तो यहाँ से तो ये बात आपको क्लियर रखना है कि यहाँ पर ई सेल का वैल्यू अगर हमें 0 से अधिक रखना है तो हमें P1 का मान क्या करना पड़ेगा, हमें अधिक रखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर हाँ, P1 का मान अधिक रखना पड़ेगा, किससे, P2 से। तो P1 का मान हम P2 से अधिक रखेंगे तभी हमारा सेल जो है वो खुद ब खुद काम करेगा, और इस तरह से हमारा फॉर्मूला निकल करके आएगा, ठीक है। तो प्रेशर वाले को क्या करना है, प्रेशर वाले में आप देख रहे हैं कि कैथोड का पहले, एनोड का नीचे, और उसमें क्या होता था, कॉन्सनट्रेशन वाला में ऊपर में एनोड का और नीचे में कैथोड वाला आता था, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए अब चलते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है स्टैंडर्ड गैस इलेक्ट्रोड का, जिसके अंदर क्या रखा गया है कि गैस प्रेशर को समान रखा गया है, कॉन्संट्रेशन को क्या किया गया है, अलग किया गया है, कॉन्संट्रेशन को क्या किया गया है, अलग किया गया है, ठीक है। तो अब जरा सा हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सॉल्यूशन करने से पहले हमें Q का मान निकालना पड़ेगा। Q का फॉर्मूला क्या होता था, Q का होता था H+ का कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ये एनोड से, और H+ के कॉन्संट्रेशन का स्क्वायर ये कैथोड से, ये हमारा फॉर्मूला होता था।
अब देखिए हमें ये देखना है, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि इसमें एनोड और कैथोड कहाँ से आएगा। ठीक है, एनोड और कैथोड कहाँ से आएगा, तो हमको साफ नज़र आ रहा है कि ये वाला भाग हमारा क्या है, इधर हमारे पास सेल रिएक्शन लिखा हुआ है, ये एनोड का सेल रिएक्शन है। ठीक है, और इधर जो हमारे पास लिखा हुआ है वो कैथोड का सेल रिएक्शन है, तो डायरेक्ट इस पर हम पुट कर देंगे। ठीक है ना। वैसे भी ज़रा इस तरह से देखिए कि इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है कम है, 10⁻⁻8 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा है। तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, कॉन्सेंट्रेशन सेल में कॉन्सेंट्रेशन किसका ज़्यादा होता था बताइए, एनोड वाले का कि कैथोड वाले का, C1 की C2 अधिक होता था कैथोड वाले का। तो यहाँ पर देख लीजिए कैथोड वाला है ये, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है कि नहीं है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, हमारे पास जो दिया हुआ है फॉर्मूला, यहाँ पर एनोड का दिया हुआ है 10⁻⁻8 इसका स्क्वायर अपॉन इसका दिया हुआ है 0.025 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है, इसको स्क्वायर कर लेंगे हम तो हमें यहाँ से कुछ निकल करके आएगा। अब देखिए एक काम हम करते हैं, यहाँ पर 0.025 जो है इसको हम क्या कर लेते हैं, इसमें चेंज कर लेते हैं पावर में, तो 0.025 अपॉन ये कट जाएगा तो 10⁻1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी 25 × 10⁻, ऊपर चल जाएगा तो -3 यह आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25 × 10⁻³ लिख देते हैं। ठीक है, अब चलिए अब इसको आगे बढ़ाइए जरा सा, तो 10⁻⁻8 का स्क्वायर अपॉन 25, ठीक है, 10⁻⁻8 का स्क्वायर अपॉन ऐसे नहीं, इसको ऐसे करते हैं, देखिए स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, तो 10⁻8 अपॉन 25 × 10⁻³ होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, होल स्क्वायर जब हम कर देंगे यहाँ पर, तो एक काम और हम कर सकते हैं, 10⁻³ जो है इसको ऊपर भेज देंगे तो 10⁻³ हो जाएगा, यानी 10⁻8 इंटू 1000, ये कितना है, 1000 है, ऊपर कर दिए तो माइनस प्लस में हो गया, नीचे में 25 है। इसको अब ज़रा सा काट के देखिए तो क्या हो जाएगा, 25 चौके 100, एक जीरो बच गया तो 40। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंत में 40 × 10⁻⁻8 का होल स्क्वायर यहाँ से। ठीक है, अब देखिए एक और चीज़ कर सकते हैं हम, अगर हम इसको क्या करें 4 में लिखें, जीरो को यहाँ से हटाना चाहे तो 4 × 10⁻, हमें क्या हो जाएगा, -7 का स्क्वायर हो जाएगा। आपको ये चीज़ जानना चाहिए कि पॉइंट अगर इधर हम चलते हैं तो पावर क्या होता है और उधर हम जाते हैं तो पावर घटता है बढ़ता है, ये सब नॉर्मल सी चीज़ है, बेसिक सी चीज़ है, 11th क्लास में से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, हर एक जगह पढ़ते हैं, है ना। तो 10⁻⁻7 हो जाएगा, 10⁻⁻8 ऐसे हो रहा है, देखिए 10⁻⁻8 है और प्लस 10⁻1, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻7 हो जाएगा, वही चीज़ हो रहा है यहाँ पर। तो अगर हम इधर चल रहे हैं, लेफ्ट की साइड चल रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10⁻1 से इसको गुना करना पड़ेगा, एक पावर जो है वो घटता है। ठीक है, तो ये आपको निकल करके आ गया वहाँ से 10⁻⁻7 का होल स्क्वायर। अब चलिए यहाँ से फॉर्मूला से यूज कीजिए, ई सेल इज इक्वल टू -0.06 इंटू n, तो n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू तो 2 ही होता है, यहाँ पर देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और log 4 × 10⁻⁻7 का स्क्वायर। तो यहाँ से ई सेल निकल करके आ जाएगा, तो इस तरह से -0.06 अपॉन 2 इंटू ये पावर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इंटू log 4 × 10⁻⁻7, तो ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू, ये कट जाएगा तो -0.06 इंटू log 4 इंटू, देखिए ये जो log 4 × 10⁻⁻7 है, इसका वैल्यू के अनुसार मैं यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ -6.4। ठीक है, -6.4 इसका डायरेक्ट वैल्यू आप देखेंगे log के टेबल में, तो आप वहाँ से निकाल लेंगे इसका वैल्यू, तो ये आपको कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये दोनों जब गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.384 वोल्ट। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस, और ये दोनों गुना हो जाएगा तो 0.384। ठीक है, ये वैल्यू मैंने कैसे बताया, जरा सा लॉग का इस्तेमाल करके आप देखेंगे तो कुछ काम अगर खुद से भी करेंगे तो आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे किसी भी सब्जेक्ट में। चलिए, तो यहाँ से पूरा का पूरा मैंने आपको आज के क्लास में सांद्रण सेल यानी कॉन्सेंट्रेशन सेल बढ़ाया, थोड़ा सा स्पीड में मैं चला क्योंकि ये बहुत कुछ समझाने वाला चीज़ नहीं है, ज़्यादातर इसमें रिएक्शन से ही हमें समझाना था, तो जल्दी जल्दी काम हुआ हमारा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चैप्टर के नए कॉन्सेप्ट के साथ एक बार फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। गुड बाय।